नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडी जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं इस पे। अभी तक इस चैप्टर पे हमने 3 वीडियो बनाई है, जिसमें पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया है, दूसरी वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन को कवर किया था, थर्ड वीडियो में हमने डार्क रिएक्शन को कवर किया है। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो C4 प्लांट्स और C4 साइकिल के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज को आपको डेप्थ में समझाया जाएगा। एनसीईआरटी बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक की जितने भी रेफरेंस बुक हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। हर एक चीज अच्छे से समझाई जाएगी। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर से आपसे कहीं से भी किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, आप बहुत अच्छी तरह से उसको कर पाएंगे। आपकी इस पूरी जर्नी में हर एक टॉपिक के साथ, हर एक वीडियो के साथ, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं C4 पाथवे को, जिसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, कहाँ होता है, क्यों जरूरी है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पूरी जर्नी में आप हमारे साथ बने रहिए। हर एक चीज को जानिए, सीखिए और एग्जाम में अप्लाई कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपको पता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हॉट मतलब गर्म वातावरण में पाए जाते हैं। ड्राई या ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई होता है। ऐसे प्लांट्स के पास क्या होता है, मतलब उनके पास रिस्क होता है क्या, CO2 को लॉस करने का। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रेनफॉल बहुत कम है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ऐसे प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है उसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी तक आप जो टर्म मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 का लॉस होता है। CO2 का लॉस होता है। और स्पेशली अगर आप ध्यान रखें तो जो एक एंजाइम होता है रूबिस्को, वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, जबकि रूबिस्को का जो मेन फंक्शन है वो CO2 से बाइंड करना है। क्या करना है, CO2 से बाइंड करे। लेकिन अगर मानी, जैसा कि मैंने आपको C3 साइकिल में बताया था, केल्विन साइकिल जब पढ़ाई है, डार्क रिएक्शन, आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि रूबिस्को कब ऑक्सीजन से बाइंड करता है और कब CO2 से बाइंड करता है। आपको यहां मैं ब्रीफ में समझा देता हूं कि अगर O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, किससे, CO2 से, तो रूबिस्को जो है गलती से O2 से बाइंड कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर ही होता है। तो इसलिए वो गलती से किससे बाइंड कर लेता है, CO2 की जगह O2 से बाइंड कर लेता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होता है कार्बन फिक्सेशन में। ठीक है। कार्बन के फिक्सेशन में एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए और फोटोसिंथेटिक जो इफिशियंसी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए, देखो, अगर फोटो रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है। और फोटोसिंथेटिक जो एफिशिएंसी है, मतलब फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए कुछ प्लांट्स ने खुद को इवॉल्व किया, अपने अंदर चेंज लाए, समय के साथ खुद में बदलाव लाया
और एक अल्टरनेटिव कार्बन फिक्सेशन पाथवे उन्होंने ढूंढा, जिसको हम C4 पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C4 पाथवे। तो पहले क्या होता था कि सारे प्लांट्स क्या करते थे? C3 साइकिल चलाते थे। अब क्या हुआ? कंडीशन हो गई एडवर्स, मतलब वहां पे रेनफॉल बहुत अच्छा नहीं होने लगा। एक पार्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं या पार्टिकुलर क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वहां का कंडीशन ड्राई हो गया, हॉट हो गया। तो क्या हो गया इस कंडीशन में? मतलब CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो गई, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो उन प्लांट्स में क्या होता था? फोटो रेस्पिरेशन होता था। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, जिससे बचने के लिए प्लांट अपने अंदर एक इवोल्यूशन किए, उन्होंने खुद के अंदर चेंज लाया और एक नए पाथवे को विकसित किया, जिसका नाम है C4 पाथवे। कार्बन फिक्सेशन का एक नया तरीका ढूंढा। सबसे पहले इसको हैच एंड स्लैक ने देखा था 1966 में, इसीलिए इस पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। इसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं C3 और C4 प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो मैंने केल्विन साइकिल पे बनाई थी। इस वीडियो में आपको अगर केल्विन साइकिल थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ आए, इसलिए इसको समझाना जरूरी है। तो C3 और C4 प्लांट में अगर हम कंपेयर करें तो क्या होता है इनमें? जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो C3 प्लांट में क्या होता था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 PgO होता है, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। C4 प्लांट में क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटेट होता है, फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड। अच्छा, C3 साइकिल को C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो फर्स्ट स्टेबल का कार्बनिक कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है, वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। जबकि C4 प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ऑक्जेलो एसिटेट होता है। इसलिए इसको हम 4 कार्बन C4 साइकिल बोलते हैं, ठीक है, या फिर C4 प्लांट बोलते हैं। अब देखो, कार्बन का CO2 का एक्सेप्टर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर जो है वो RuBP होता है इसमें, जबकि इसमें क्या होता है? PEP होता है, ठीक है, फास्फोइनॉल पाइरुवेट, जो कि कहां पाया जाता है? मीजोफिल सेल में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लीजिएगा आप। अब साइट ऑफ CO2 फिक्सेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? CO2 का फिक्सेशन तो मीजोफिल सेल में इसमें भी होता है, C3 में, और C4 में भी मीजोफिल सेल में ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एंजाइम फॉर CO2 फिक्सेशन, तो इसमें रूबिस्को होता है, इसमें PEP कार्बोक्सिलेज होता है, PEP कार्बोक्सिलेज। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में हाई होता है, C4 प्लांट्स में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट अब्सेंट होता है, क्योंकि वो इवॉल्व हुए हैं, उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, ठीक है। क्या चेंजेस लाए हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। लीफ एनाटॉमी की अगर बात करें तो इसमें कोई क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर उनके अंदर होता है, स्पेशलाइज्ड एनाटॉमी होती है C4 प्लांट्स में, जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं, जो कि C3 में नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो C3 प्लांट में आता है व्हीट, राइस एंड बार्ली, जबकि मेज, सुगर कैन एंड सारगम, ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन अदर एग्जाम के लिए भी। तो आप किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और की एनाटॉमी, जो क्रेंज एनाटॉमी है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह बहुत ही यूनिक फीचर है किसका? C4 प्लांट्स का। दोस्तों जो C4 प्लांट्स होते हैं, जिसका एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि मेज, सुगर कैन, सारगम, तो इनमें क्या है? C4 प्लांट्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक यूनिक फीचर पाया जाता है, इनकी लीफ में एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है, जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं।
अब स्पेशल क्या होता है कि इसमें दो तरह के फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि जो मीजोफिल सेल होते हैं मेनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ खतरनाक देखने को मिलेगा। पहली टाइप की जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल क्या होती है? ये इनिशियल CO2 फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करवाती है। यहाँ पे डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है, ये बंडल सीज सेल है। और जबकि ये कॉर्नर पे जो सेल्स आपको दिख रही है मीजोफिल सेल है। ठीक है, अभी आप स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए। और उसके बाद में जो सेकंड टाइप ऑफ सेल्स होती हैं वो होती है बंडल सीज सेल, जिसमें क्या होता है केल्विन साइकिल चलती है। केल्विन साइकिल क्या होती है? C3 साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे C3 साइकिल भी रिपीट होगी, पर आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब उसके बाद में सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ लार्ज क्लोरोप्लास्ट रिच बंडल सीथ सेल्स अरेंज्ड इन ये व्रीथ लाइक मैनर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेंच या व्रीथ इन जर्मन। क्लियर है? बंडल सीथ सेल है फ्रूग्रेना। जो बंडल सीथ सेल होती हैं, बंडल सीथ सेल, इनके पास जो ग्रेना का नंबर होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। एंड लार्ज क्लोरोप्लास्ट, इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, वो लार्ज होता है। ठीक है, एडाप्टेड फॉर डार्क रिएक्शन, और इन्होंने खुद को एडॉप्ट किया है डार्क रिएक्शन के लिए। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? ATP NADPH, उनका यूटिलाइजेशन करके कार्बन मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस या शुगर का फिक्सेशन, शुगर की सिंथेसिस, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं, वो डार्क रिएक्शन में होता है। ठीक है, आप पिछले वीडियो जरूर देखिए। अगर ये सीरीज बहुत अच्छे से समझना है आपको तो आप हर एक वीडियो को देख लीजिए एक बार। अब स्टेप्स क्या होते हैं C4 पाथवे में? तो देखो कई सारे स्टेप्स होते हैं। ये जो पूरी साइकिल है कई सारे स्टेप्स में कन्वर्ट होती है। हम हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, स्टेप 1 की अगर बात करें तो CO2 फिक्सेशन कहां पे होता है? मीजोफिल सेल में होता है। और कहां होता है? साइटोसोल में होता है। देखो सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो कुछ प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होगी और कुछ चीजें साइटोप्लाज्म में होगी, कुछ चीजें साइटोप्लाज्म में होगी। तो हर एक चीज को भी आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब नीट का पेपर बेसिक नहीं होता, या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें तो ऊपर से चीजें नहीं पूछी जाती हैं। हर एक चीज को हमें डेप्थ में समझना है। अब जो CO2 होता है, CO2 इज इनिशियली फिक्स्ड बाई PEP। अब देखो हम अभी C4 साइकिल की बात कर रहे हैं। C3 में CO2 का फिक्सेशन कौन कर रहा था? RUBP कर रहा था। इसमें कौन कर रहा है? PEP कार्बोक्सिलेज, या इसको हम बोल सकते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्लियर है आपको? इस रिएक्शन में क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, वो CO2 से बाइंड करता है और एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, जिसको हम ऑक्जेलो एसीटेट बोलते हैं। यहां पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एटमॉस्फेरिक CO2 है, वो आके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बाइंड करता है। फॉस्फोइनॉल से पायरुवेट से बाइंड करने के बाद में मतलब कार्बोक्सिलेशन होता है, और क्या बनाता है? एक 4 कार्बन एसिड बनाता है, जिसको हम ऑक्जेलो एसीटेट बोलते हैं। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो क्विकली कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में या एस्पार्टेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलेट में या तो एस्पार्टेट में। अब दोस्तों यहां पे ध्यान रखने की जरूरत यह है कि ये जो मैलेट और एस्पार्टेट है ये भी 4 कार्बन के ही कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज हाईली स्पेसिफिक फॉर CO2 एंड नॉट इनहिबिटेड बाई O2। समझ में आई बात? क्योंकि RUBP के केस में क्या होता है दोस्तों, वो कंफ्यूज हो जाता था। अगर CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है
नहीं, CO2 का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो CO2 से बाइंड करेगा। अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम हो गया और O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो O2 से बाइंड कर जाता था। लेकिन जो फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो स्पेसिफिक होता है CO2 के लिए, वो सिर्फ CO2 से ही बाइंड करेगा, वो O2 से इनहिबिटेड नहीं होता है, जिसके कारण एक एडवांटेज मिल गया प्लांट को। एडवांटेज क्या है कि उन्होंने जो फोटो रेस्पिरेशन है वो नहीं होता है भाई। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है और ये आपको एडवांस कॉन्सेप्ट, इसको आप एडवांस कॉन्सेप्ट के फॉर्म में याद रख सकते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट के फॉर्म में याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कहानी में और आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप पे हमने देखा कि ऑक्जेलो एसिटेट बना, ऑक्जेलो एसिटेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट या एस्पार्टेट में, उसके बाद में इसका होता है ट्रांसपोर्ट। अब ये जो प्रक्रिया चल रही थी वो कहां पे चल रही थी, मीजोफिल सेल में। ये C4 एसिड जो बना वो कहां बना, मीजोफिल सेल में बना। अब उसके आगे क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बना है या जो भी चीजें बनी है उनका ट्रांसफर होना है, और ट्रांसफर कहां होगा, बंडल सील सेल में होगा। कहां पे होगा, बंडल सीथ सेल में होगा। अब जो मैलेट या एस्पार्टेट है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू बंडल सीथ सेल में। अब दोस्तों जो मीजोफिल सेल है और बंडल सीथ सेल है ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं और एक्सचेंज के लिए इनमें जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये कनेक्शन होता है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा है। तो इसके थ्रू जो C4 एसिड यहां बना था मीजोफिल सेल में वो आ जाएगा कहां पे, बंडल सीथ सेल में। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब उसके बाद में इनसाइड मैलेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू रिलीज CO2 एंड पायरुवेट। अब यहां पे क्या होता है, जो मैलेट है या एस्पार्टेट कुछ भी आप बोल सकते हैं, मैं मैलेट के ले रहा हूं। तो मैलेट जो है, जो 4 कार्बन की एसिड थी उसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है दोस्तों, CO2 का लॉस होता है, CO2 का लॉस हुआ। अब उसके बाद में एक कार्बन तो यहां चला गया, अब 3 कार्बन का कंपाउंड पायरुवेट बना। क्या बना, पायरुवेट बना, ठीक है, या 3 कार्बन की एसिड बनी। अब जो CO2 है, लोकेलाइज CO2 कंसंट्रेशन नियर रुबिस्को इंश्योर इट्स फंक्शंस ओनली एज कार्बोक्सिलेज नॉट एन ऑक्सीजनेज। अब ये देखो CO2 की कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ेगी, CO2 का लॉस हुआ बंडल सीथ सेल में या फिर रिलीज किया, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो CO2 की कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ेगी। अब यही CO2 RUBP से बाइंड, रुबिस्को से बाइंड कर जाएगा, ठीक है, किससे, रुबिस्को से, रुबिस्को से बाइंड कर जाएगा और वो किसका फॉर्मेशन कराएगा, केल्विन साइकिल के थ्रू सुगर का फॉर्मेशन कराएगा और उस सुगर को आगे भेज दिया जाएगा वैस्कुलर टिश्यू को। कहां पे भेज दिया जाएगा, वैस्कुलर टिश्यू में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो रुबिस्को है वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है। समझ में आ रही बात। अब C3 एसिड जो बना, अभी तक हमने CO2 का देख लिया, अब जो C3 एसिड बना था उसके बारे में देख लेते हैं कि आगे उसका क्या होता है। तो इस साइकिल के अगले चरण में या इस पाथवे के अगले चरण में क्या होता है, जो पायरुवेट है वो रिटर्न टू मीजोफिल सेल। अब देखो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, केल्विन साइकिल के थ्रू क्या बना था, सुगर बना था, उस सुगर को भेज दिया गया था किसमें, वैस्कुलर टिश्यू में। लेकिन जो C3 एसिड था, C3 एसिड उसका फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है और बंडल सीथ सेल से कहां भेज दी जाती है, बंडल सीथ सेल से डायरेक्टली भेज दी जाती है मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में भेज दी गई। तो पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू मीजोफिल सेल। पायरुवेट कहां सबसे पहले था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो पहले था मीजोफिल सेल में, उसको दोबारा वहां से भेज दिया गया, दोबारा वहीं पर भेज दिया गया जहां से आए थे, वहीं कहा भाई तुम लौट जाओ। इट इज फॉस्फोराइलेटेड यूजिंग ATP टू रीजनरेट PEP। अब इस प्रोसेस में ATP भी लगती है, अलाउइंग द साइकिल टू कंटिन्यू। तो पायरुवेट प्लस ATP बनाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस AMP प्लस PI। तो 3 कार्बन के पायरुवेट को भेज दिया गया और ATP लगी जिससे वो बना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। समझ में आ रही बात। इसमें जो एंजाइम लगे वो पायरुवेट
और फास्फेट डाइकाइनेज लगा। कौन कौन से एंजाइम लगे? पायरुवेट और फास्फेट डाइकाइनेज। ये जो चीज है आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मतलब एंजाइम का नाम। तो इसको आप अपने एग्जाम के लिए याद रख लो। इससे फायदा क्या होगा? अगर पेपर एडवांस आता है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा? एडवांटेज। तो ये पूरी साइकिल रही, ठीक है। अब एनर्जेट जो एनर्जेटिक कॉस्ट है C4 पाथवे का, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक CO2 मॉलिक्यूल को C4 में फिक्स करने के लिए 3 एटीपी लगता है केल्विन साइकिल में, और 2 एडिशनल एटीपी जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के रीजनरेशन में लगता है। तो टोटल 5 एटीपी और 2 NADPH लगता है। 5 एटीपी और 2 NADPH लगता है, ठीक है। अब C4 प्लांट्स इन्वेस्ट मोर एनर्जी बट अवॉइड द वेस्ट ऑफ फोटो respiration, making them more efficient under high temperature, light and low CO2। अब देखो टेम्परेचर अगर हाई है, कोई प्लांट है, टेम्परेचर अगर हाई है, CO2 की कंसेंट्रेशन अगर लो है, ठीक है, तब भी वो क्या करेगा? दो एटीपी ज्यादा तो खर्चा करेगा, लेकिन कोई वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन की तरह नहीं चलाएगा, ठीक है। एटलीस्ट वो जो CO2 का फिक्सेशन है अच्छे से करेगा और शुगर बनाएगा। समझ आ रही है बात आपको? तो थोड़ा एडवांस में कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो आप समझ लीजिए, जो हायर स्टैंडर्ड की बुक्स में दिया है, ठीक है। C4 पाथवे इज स्पेशली सेपरेटेड CO2 फिक्सेशन इन मीजोफिल सेल, केल्विन साइकिल इन बंडल सीट सेल, ठीक है। CO2 की जो फिक्सेशन होती है वो कहां पे होती है? मीजोफिल सेल में होती है। CO2 का जो फिक्सेशन है वो कहां होता है? मीजोफिल सेल में होता है। जबकि जो केल्विन साइकिल होती है वो कहां पे होती है? बंडल सीट सेल में होती है। बंडल सीट सेल में होती है, और बंडल सीट सेल में शुगर बनेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वेस्कुलर टिश्यू में, ठीक है। अब CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इन सेवरल प्लांट फैमिलीज, एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारी प्लांट स्पीसीज में एक साथ इंडिपेंडेंटली ये जो मैकेनिज्म है इवॉल्व हुई, तो इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। ये किसके अंदर आता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आता है। बंडल सीट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, C4 प्लांट्स आर ऑफन सेंट्रली लोकेटेड विथ रिड्यूस्ड ग्रेना। ग्रेना जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है या लो होता है, सो हाई स्टार्च एक्यूमुलेशन। उसमें ग्रेना क्या होता है? कम होता है। तो स्टार्च का जो एक्यूमुलेशन होता है वो क्या होता है? हाई होता है। क्योंकि आपको पता है जो स्टार्च का एक्यूमुलेशन होगा किसके अंदर होगा? स्ट्रोमा के अंदर होगा। तो जितना कम ग्रेना होगा उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा सेल को। क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। अब एक लेनिंजर में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसको भी आप ध्यान रखिए कि CO2 प्लांट कंसंट्रेशन CO2 इन बंडल सीट सेल्स creating a CO2 rich micro environment that favor carboxylation over oxygenation। क्लियर है आपको? दिस इज योर बायोलॉजिकल CO2 पंप एंड इंप्रूव फोटोसिंथेटिक परफॉर्मेंस इन वार्म क्लाइमेट या हॉट क्लाइमेट, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ड्राई क्लाइमेट बोल सकते हैं उसको, वो भी बोल सकते हैं। थ्रो एटीपी कंपनसेशन इंक्रीज, सॉरी, ATP consumption increase, carbon gain per water loss is higher, hence more water efficient, ठीक है। एडवांटेज क्या है C4 पाथवे के? तो इसके अपने खुद के बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला है हाइयर फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी, दूसरा है ऑलमोस्ट नो फोटो रेस्पिरेशन, मोर वाटर यूज एफिशिएंट, ठीक है, इफेक्टिव अंडर हाई टेम्परेचर एंड लाइट, बेटर एडॉप्टेड टू better adapted to arid tropical climate। समरी टेबल, ठीक है,
कुछ चीजें हैं जो आप आराम से और जल्दी से याद कर लीजिए, फीचर और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। CO2 एक्सेप्टर क्या होता है? पीईपी होता है। प्राइमरी एंजाइम जो होता है पीईपी कार्बोक्सिलेज होता है। साइट ऑफ केल्विन साइकिल क्या होता है? बंडल शीट सेल होती है। एनर्जी कॉस्ट पर CO2 5 एटीपी और 2 NADPH होता है। फोटो रेस्पिरेशन अब्सेंट या नेग्लिजिबल होता है। एडवांटेज क्या है? हाई इफिशियंट इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, तो ये अब तक की सारी चीजें हमने कवर कर ली है C4 साइकिल के लिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों मैं फ्यूचर में भी आपके साथ जुड़ा रहूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी रिकमेंड हो, बाकी लोगों को भी रिकमेंड हो और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।